Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hopefully you are enjoying good health at your homes. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जी स्टार्ट किया हुआ था. उसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किया था. दैट वाज फोटोसिंथेसिस. उसमें सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली थी. किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें फोटो सिस्टम्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और ईच एंड एवरीथिंग उसमें हमने डिस्कस कर ली थी. तो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, और उसके बाद इस फूड को यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है और उससे एनर्जी कैसे हासिल होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द लास्ट और पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज़ द रेस्पिरेशन. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन. So respiration basically it is the exchange of gases, ठीक है. इन जनरल टर्म हम बात करेंगे तो ये गैसेस का एक्सचेंज कहलाता है. अब ये एक्सचेंज हो सकता है, ये दो जगह पर पॉसिबिलिटी है इसकी. एक एक्सचेंज है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे और एक एक्सचेंज है सेलुलर लेवल के ऊपर. सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और दो ही गैसेस हैं जो कि एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो जैसा कि आपको बताया कि दो इसके तरीक़ेकार हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो एक्सचेंज हो सकता है. द फर्स्ट एक्सचेंज इज़ बिटवीन एक जो एक्सचेंज है वो कहलाता है ब्रीदिंग और दूसरा एक्सचेंज जो है वो कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन. और यू आर फेमिलियर विद बोथ दिस टर्म्स. चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने ये डिटेल से डिस्कस किया था. सो रिवाइविंग द नॉलेज, दैट इज़ ब्रीथिंग क्या होता है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन the organism and its environment. किसी भी ऑर्गेनिज्म और जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं जिसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, उसके दरमियान जो एक्सचेंज होगा तो वो कहलाएगा ब्रीदिंग. और ये जो ब्रीदिंग होता है, एज यू नो, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस. और मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि ये फिज़िकली इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 13 के अंदर. एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन मूव्स इनसाइड the body of an organism and carbon dioxide is given out from the body of an organism. और ये दोनों प्रोसेस आपने पढ़े थे. ऑक्सीजन जब
इनसाइड मूव करती है थ्रू एयर, दिस इज़ कॉल्ड एज इनहेलेशन। डिटेल के साथ डिस्कस हुआ था चैप्टर नंबर 13 में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव करते हैं दैट इज़ एक्सहेलेशन। इसकी जो डिटेल्स हैं वो चैप्टर नंबर 13 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, ब्रीदिंग। सो एक्सचेंज हो रहा होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे कि प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के वाले से भी डिस्कस हुआ था। प्लांट्स होते हैं वो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं, और रात के वक्त वो जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला प्रोसेस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रीदिंग इफ़ इट अकर्स एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरम्यान में होगा। जब वहाँ से आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन अंदर आती है वो इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के दोनों के अंदर ट्रांसपोर्ट के जो वेरियस मैकेनिज़म्स थे वो आपने डिस्कस किए थे। अल्टीमेटली वो सेल्स में पहुंचती है ऑक्सीजन। एनिमल्स में थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आपने पढ़ी थी, उनके ज़रिए पहुंचती है, या कुछ के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, उनके अंदर एक अलग सिस्टम होता है जाके, जैसा कि आपको बताया गया था इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, लाइक इन द आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, उनके अंदर वो ट्रेकियल सिस्टम की बात हुई थी। और जबकि जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं या जो रेप्टाइल्स हैं यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर क्या था कि देयर आर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और जो मेजर रेस्पिरेटरी पिगमेंट थी वो लास्ट में हमने डिस्कस की थी इन चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेके आती है टुवर्ड द सेल एंड इट रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जब सेल के अंदर ये वाला काम हो रहा होगा एट द सेलुलर लेवल, ये कहाँ पर ब्रीदिंग कौन सा हो रहा है? ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये ऑर्गेनिस्मिक लेवल पे हो रहा है। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट सेलुलर लेवल। अब सेलुलर लेवल पे क्या होता था, आपने पढ़ा था कि ये अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई इट इज़ नीडेड। सेलुलर लेवल पे क्यों ज़रूरत है? बिकॉज वी नीड एनर्जी। और एनर्जी हमें कैसे मिलती है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ठीक है, तो फूड जब ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब है कि जब फूड के साथ यानी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो इट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड एटीपी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें बेसिकली होता क्या है दैट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन। और आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इट इज़ अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जब ये टूटेगा सो इट रिलीज एनर्जी, इट रिलीजेज एनर्जी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होगी एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर ये सेल से रिमूव होती है और इसका ट्रांसपोर्ट का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने डिटेल से चैप्टर नंबर 13 के अंदर स्टडी किया था, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी सेपरेटली। सो ये बेसिक कुछ हाउ नो है इसके वाले से रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो द बेसिक पॉइंट इज द नीड फॉर एनर्जी। रेस्पिरेशन हो क्यों रही है? दैट इज नीडेड फॉर एनर्जी। और वो कैसे हासिल होगी वो हम अपने इस पोर्शन के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे कि हमें रेस्पिरेशन से कैसे जो है वो एनर्जी मिलती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ब्रीदिंग वाला वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 13 डिटेल के साथ। ये मैकेनिकल जो प्रोसेस था, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, तो ये डिटेल से स्टडी कर लिया था। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका। इस चैप्टर के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में
इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी होगी. सो इन दिस चैप्टर द रेस्पिरेशन वी आर कंसर्न्ड इज cellular respiration, the exchange of gases that occur at the cellular level, in which the carbon hydrogen bonds of the food are broken down by the oxygen and converted into energy, ATP and heat energy. अब ये जो सा सेलुलर रेस्पिरेशन ये दो तरह की होती है. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. द सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ये दो तरह की है. इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration. और ये दोनों जो टाइप्स हैं ये किसके भी हाफ पे सेपरेट होती हैं? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के भी हाफ के ऊपर ये दोनों टाइप्स जो हैं वो बयान की जाती हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ द breakdown of carbon hydrogen bonds in food in the presence of ऑक्सीजन. अगर वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. while in anaerobic respiration, that is the breakdown of food in the absence of oxygen. तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनाएरोबिक, एन मीन्स एब्सेंट, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अब जो रेस्पिरेशन है बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसमें इट इज़ कंपोज्ड और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेन स्टेप्स. ये 4 इसके मेजर स्टेप्स होते हैं. So here we are going to discuss the steps of cellular respiration. तो कितने स्टेप्स में होती है? कंप्लीट, दैट इज इट occurs in 4 steps. Number 1 is glycolysis. Number 2 is oxidation of fatty acid. Number 3 is Krebs cycle. And number 4 step is respiratory chain. तो ये 4 स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के. एंड मोर कंसर्न्ड वी आर टॉकिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होगा. सो इन द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज C6H12O6 means glucose is oxidized into carbon dioxide plus water. So that is the complete. So here we go. It is converted into 2 molecules of pyruvic acid.
पायरोविक एसिड, इट्स 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो फर्स्ट स्टेप में इस तरह से होगा एंड 2 NAD is converted into NADH। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होती है। सो ये कंप्लीट रिएक्शन अभी नहीं हम लिखेंगे, अभी सिर्फ जस्ट स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो पहले रिएक्शन में ग्लूकोज कन्वर्ट होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, नो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट स्टेप है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड वाइल पायरुविक एसिड इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, तो 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या बनेगा, 6 का 6 कार्बन है तो उसमें 3 कार्बन, तो 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन जो है वो 6 हैं, सो 3 2 ज़ा 6। लेकिन हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12। ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 12। लेकिन यहाँ पर इसका हाफ 6 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर हाफ 6 नहीं है, इट इज़ 4। सो 2 4 ज़ा 8, तो बाकी कितने बच के 4। तो 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो NAD दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसके अंदर ऐड होंगे, यहीं से निकल कर और इट इज कन्वर्टेड इनटू 2NADH। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन। और याद रखना है कि ये वाला जो स्टेप है इट इज कॉमन, ये कॉमन स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और इसके नतीजे में यहाँ पर बनती हैं 2 ATP, 2 ATP बनेंगे, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कैसे बनेंगे, तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो चूंकि पहला जो स्टेप है वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, तो इसी वजह से जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन अगले स्टेप्स के अंदर वो ज़रूरत पड़ेगी इन द ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेटरी चेन, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की फॉर द फर्दर कन्वर्शन। सो इन दिस स्टेप ये चूँकि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो दोनों प्रोसेसेस के अंदर एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक ये कॉमन होगा, दोनों के अंदर ग्लूकोज जो है वो बगैर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड ये प्रोसेस है, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये कन्वर्ट होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज इस स्टेप के हवाले से जो याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, सेल में कहाँ पर होगा, इन द साइटोप्लाज्म। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अगले जो 3 स्टेप्स हैं ये वाले, ऑल ऑफ द अदर स्टेप्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पिरेटरी चेन, दे अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं बच्चों, ये आपने याद रखने हैं, ये कंसेप्ट्स के वाले से, उसके बाद हम डिटेल से इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में हो रही है। सो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला स्टेप चूंकि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो इस वजह से ये इसके अंदर भी कॉमन है और इसके अंदर भी कॉमन है, क्लियर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे एरोबिक, कौन सी सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो उसके अंदर ये 4 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये 3 कार्बन कंपाउंड था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए, यहाँ पर एक्ट करेगा को
coenzyme A. तो pyruvic acid, it is basically 3 carbon compound. It is converted into 2 carbon compound, that is acetyl CoA. अब ये acetyl CoA जो है ये एंटर होगा into the Krebs cycle. तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, वो आगे डिटेल में देखेंगे कैसे ऑक्सीडेशन होगी. फिर ये Krebs cycle, फिर Krebs cycle में फर्दर acetyl CoA जो है वो सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसमें से एनर्जी हासिल होती है. क्लियर. While in the case of aerobic respiration, तो इसकी अगर स्टेप्स की बात करेंगे, anaerobic cellular respiration, तो ये वाले स्टेप्स किसके हैं? एरोबिक के. तो एनारोबिक में यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप इज कॉमन, जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर भी. द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है इसलिए ये दोनों के अंदर कॉमन होता है. द सेकेंड स्टेप, अब अगले जो प्रोसेस होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ये डिपेंड करेगा ऑन द कंडीशंस कि किस तरह की एनारोबिक रेस्पिरेशन होने जा रही है. एक और चीज़ याद रखनी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं. आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ये ग्लाइकोलिसिस में यानी कि जो पायरुविक एसिड बना है 2C6H12O6, they are converted into 2 molecules of pyruvic acid C3H4O3. ठीक है. अब ये डिपेंडिंग अपॉन, दिस इज पायरुविक एसिड, और इसका एक और भी नाम है, इसको पायरुवेट भी कहते हैं. अब अगर तो पायरुविक एसिड के अंदर ऐड कर दिया जाए यीस्ट को, इफ इट इज एडेड यीस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे, सो दिस पायरुविक एसिड is converted into ethanol प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये भी आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं. सो C3H4O3 it is converted into C2H5OH. ठीक है, that is ethanol plus CO2 यहाँ पर इस तरह से. सो इस तरह की जो फर्मेंटेशन होती है, जब यीस्ट को ऐड कर दिया जाए और यीस्ट जब पायरुवेट को करेक्ट करेगी और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी इथेनॉल के अंदर, तो इस तरह की फर्मेंटेशन को कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और रिमेंबर वन थिंग, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. इफ़ इट इज़ एडेड लैक्टोबैसिलस, आपको याद होगा बैक्टीरिया वाला चैप्टर में पढ़ा था. लैक्टोबैसिलस क्या है? इट इज़ अ बैक्टीरियम. अगर इसके अंदर पायरुवेट के अंदर ये लैक्टोबैसिलस को ऐड कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो पायरुवेट है यानी कि पायरुविक एसिड है C3H4O3, it is converted into lactic acid C3H6O3. So lactic acid. तो इस तरह से अगर पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए लैक्टिक एसिड के अंदर, तो इस तरह की जो फर्मेंटेशन है वो कहलाती है
lactic acid fermentation. This is lactic acid fermentation. यहाँ पर आपने याद रखना है कि इन बोथ ऑफ द केसेस 2NADH they are converted into 2NAD. यहाँ पर हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी और यहाँ पर ऐड हो जाएगी. सेम इज़ द केस ओवर हेयर. 2NADH this is converted into 2NAD. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए. रेस्पिरेशन अगर ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हो तो ब्रीदिंग, अगर सेलुलर लेवल पे हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, वाइल एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो फर्दर इट इज़ अगेन कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और उसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, और यहाँ पर NAD जो है वो कन्वर्ट होता है NADH की सारी डिटेल होगी. ठीक है. उसके बाद फिर ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को के अंदर. एसिटाइल को आगे क्रेब्स साइकिल या आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे. सिट्रिक एसिड साइकिल उसके अंदर कन्वर्ट होता है. देन दे आर फॉलोड ऑन टू द रेस्पिरेटरी चेन एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसके नतीजे में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और उससे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उससे जब वो बॉन्ड टूटेंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो रिलीज़ हो जाती है. जबकि इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो पहला स्टेप कॉमन है, जैसा मैंने बताया ग्लाइकोलिसिस. चूँकि ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर मैंने बोल्ड करके रेड मार्कर से लिखा है नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड. इस वजह चूँकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है तो पहला स्टेप इन दोनों के अंदर कॉमन होगा. लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ये फर्दर आगे 2 तरह की हो जाएगी. एनएरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड नेम दैट इज़ फर्मेंटेशन. अगर यहाँ पर यीस्ट को ऐड कर दिया जाए, सो जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ठीक है, पायरुविक एसिड के अंदर, तो ये कन्वर्ट कर देगी पायरुविक एसिड को इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर. सो दिस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें बन क्या रहा है, अल्कोहल, इथेनॉल ये बन रहा है. और अगर पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट के अंदर ऐड कर दिया जाए लैक्टोबैसिलस यानी बैक्टीरिया को, तो वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड के अंदर. सो दिस type of anaerobic respiration or fermentation is termed as lactic acid fermentation. इसकी अफादियत जो है, इसकी सिग्निफिकेंस पहले बात हो चुकी है, मज़ीद थोड़ा सा इसके बारे से बता देते हैं कि anaerobic respiration हमारे अंदर कहाँ पर होती है, इंसानों के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर. जब एक्सट्रीम एक्सरसाइज की जाए, जब ऑक्सीजन की जो यहाँ पर मायोग्लोबिन उसके अंदर जो स्टोर करती थी ऑक्सीजन वो भी ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड जमाना शुरू हो जाता है और आपको पता है फिर उससे मसल एक स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जब वो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाए, तो इंसानों के अंदर, ह्यूमन्स के अंदर, ये मसल्स के अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. और इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जितने भी अल्कोहल जो है वो बनती है, वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन है. इसके अलावा पिकल्स आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था, इसमें फर्मेंटेड फूड्स और सीरियल प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं इसमें से, जैसे योगर्ट, जैसे पिकल्स, जैसे बेवरेजेस लाइक अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए बनते हैं. क्लियर? योगर्ट जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए बनती है. और जो ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं दे आर टर्म्ड एज एनारोब्स. ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी, क्योंकि ये देखिए ना, यीस्ट है, ये ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से लैक्टोबैसिलस है, ये भी ऑर्गेनिज्म है. सो दे आर कॉल्ड एज एनारोब्स, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यीस्ट एंड द लैक्टोबैसिलस, दे आर एनारोब्स. तो इसके हवाले से देख लीजिएगा. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके जो बेसिक एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक तो हमने डिस्कस कर ली, इसमें क्या क्या वो बनना है,
हमारा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर के हवाले से दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है 4 स्टेप्स में होनी है, तो वो 4 स्टेप्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जो बेसिक कंसेप्ट था रेस्पिरेशन के हवाले से कि रेस्पिरेशन क्यों होती है। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलो डियर स्टूडेंट्स के एनारोबिक रेस्पिरेशन में चूँकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूट पाते, तो जो ग्लाइकोलाइसिस में जितनी एनर्जी बनती है बस वही उनके अंदर एनर्जी बनती है। बाकी यहाँ पर देखें स्टिल कार्बन हाइड्रोजन इज़ देयर, स्टिल कार्बन हाइड्रोजन इज़ देयर, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूट पाते, इस वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है वो मज़ीद नहीं बनती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन एक्चुअली चाहिए होती है इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अवेलेबल है। तो इसमें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो सारे उनका ब्रेकडाउन होता है। हम उसमें ये देखेंगे कि एक ग्लूकोज से हमें कितने ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स हैं, वो अबाउट 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें मिलते हैं। क्लियर? इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट topic, that is glycolysis. Up till now, if there is any confusion, you can ask me in the comments box, or you can send me a voice message in the comments box. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz.